झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कीम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम ने 28 जनवरी को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर करीब 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक चली। इस छापेमारी में 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम ने उनकी BMW कार अपने साथ ले गई। जिस कार को ईडी ने जब्त किया वो कार हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी थी। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट तक को अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन इस बीच में जानकारी सामने आई कि हेमंत सोरेन जो 48 घंटे से लापता थे, गायब थे, वो अचानक झारखंड के रांची पहुंच गए। वहां नेताओं, विधायक दलों के साथ बैठक की तस्वीरें भी सामने आने लगी कि वो अब बैठक कर रहे हैं। इस कयासबाजी के बीच में ये भी अटकलबाजियों के बाजार गर्म हो गए कि अब हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते, और इसी वजह से वो नियम जो भी कायदे कानून है उसकी जानकारी के लिए 48 घंटे तक कहीं गायब रहे थे। सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को एक बैग और सामान के साथ रांची पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है वो खुद इस्तीफा दें और अपनी पत्नी को सीएम बना दें। यह आरोप बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनके जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है और बैठक की जा रही है। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले ये उठ रहा है कि कल्पना सोरेन आखिर है कौन? कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज के एक व्यापारी परिवार से हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। 1976 में रांची में जन्मी कल्पना ने एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और रांची के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से शादी की और अब वो 2 बच्चों के माँ पिता हैं। कल्पना सार्वजनिक मंचों से कम ही नजर आती हैं, दूरी बनाए रहती हैं। वे एक निजी स्कूल भी चलाती हैं और एक व्यवसायी महिला भी हैं। हालांकि उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में गहरी दिलचस्पी भी है। इस सब के बीच में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के दावे को लेकर 27 साल पुराने बिहार के राजनीति की ताजपोशी की वो कहानी भी याद आ जाती है, जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी। लालू जेल जाने वाले थे तो उन्होंने रातों रात सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को नया सीएम बनाकर बिहार की जनता को चौंका दिया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में सिर्फ 2 सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन फंस गए और किस मामले में, कि वो मामला क्या है। सवाल नंबर 2 कि जैसे हेमंत सोरेन अभी गायब हुए थे 48 घंटे के लिए, ठीक वैसे ही कभी उनके पिता शिबू सोरेन को भी गायब होना पड़ा था, तो वो मामला क्या था जिस वजह से उनके पिता को भी गायब होना पड़ा था। सवाल 1 से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन फंस गए। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी 10वीं बार सम्मन भेज चुकी थी और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन ईडी के सामने पेश हेमंत सोरेन नहीं हुए तो एजेंसी उनके आवास पर जाकर पूछताछ करने लगी। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन गायब नजर आए, जो 48 घंटे बाद रांची में सीधे दिखे। अब मामला क्या है ये समझ लीजिए कि ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। उनके आवास पर मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे और इस दस्तावेज की छानबीन के बाद जो तथ्यों को सत्यापन किया गया, उसके बाद ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने में जुट गई और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। ईडी ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करके 3 जमीन घोटालों की जांच शुरू कर दी। इस मामले में जांच आगे बढ़ते ही ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके भू माफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन जमीन के टुकड़ों को एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर कर दिया। गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों के अगर नाम की बात करें तो उनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान,
फयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन और आईएएस जो पूर्व डीजीपी रहे हैं रांची के दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल, ये सारे नाम शामिल हैं। वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। वहीं एक बयान भी याद कर लीजिए कि बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी उस समय में एक बयान दिए थे। उन्होंने उस समय कहा था कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज को दोहराने की कोशिश हो रही है। चारा घोटाले मामले में जेल जाने से पहले लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। जेल जाते जाते उनकी उम्र निकल गई। अब आदिवासियों की जमीन जायदाद लूटकर धन दौलत जमा करने वाले हेमंत सोरेन के भी सारे पैंतरे फेल हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल जाना चाहते हैं। सोरेन परिवार ने सत्ता का शीर्ष पद परिवार के लिए ही रखा, उन्हें परिवार के बाहर किसी दूसरे पर भरोसा ही नहीं हुआ। 27 साल पुरानी अगर लालू प्रसाद की कहानी को समझना हो तो एक लाइन में समझिए कि 1996 की बात है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला का आरोप लगा था, सीबीआई जांच कर रही थी और जैसे ही ये जांच बढ़ा तो राजनीतिक गलियारों में सरकार चलाने की बात उठी कि कौन चलाएगा, कौन सीएम होगा। रातों रात राजनीतिक कैरियर में जो अटकलबाजी हो रही थी उस पर विराम लग गई थी और 25 जुलाई 1997 को लालू ने अपने फैसले से सभी को चौंकाते हुए पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया सीएम बना दिया था। और उसके बाद राबड़ी देवी बिहार में 1997 से 1999 तक सीएम रही। इसके बाद 1999 से साल 2000 तक और 2000 से 2005 तक बिहार की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती रही थी राबड़ी देवी। अब सवाल 2 कि जैसे शिबू सोरेन कभी गायब हुए थे, ठीक वैसे ही उनके बेटे हेमंत सोरेन को भी गायब होना पड़ा। तो ये कहानी क्या है? जो 20 साल पुरानी कहानी बताई जाती है उसे समझ लीजिए कि कैसे बाप की तरह बेटे को भी शिकंजा कसा जा रहा है सीबीआई ईडी के द्वारा। झारखंड में गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब वह झामुमो रिश्वत कांड, ये जो मामला था, इसमें फंसे थे। शिबू सोरेन सहित झामुमो के 4 सांसदों पर 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली अल्पमत कांग्रेस सरकार का समर्थन करने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। हालांकि वे संसदीय विशेषाधिकार के आधार पर न्यायिक जांच से बच भी गए थे। गुरुजी के नाम से राज्य में विख्यात शिबू सोरेन का विवादों से काफी पुराना नाता रहा। निजी सचिव शशिकांत झा की हत्या का आरोप भी उन पर लग चुका है, जिसकी निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें सजा भी हुई थी। 2006 में मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री के पद पर विराजमान हुए, लेकिन शिबू सोरेन को मंत्री का पद भी त्यागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा था। यही वो दौर था जब कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन रांची से दिल्ली के लिए चले थे कानूनी मशवरा लेने के लिए, लेकिन अचानक से वो भी हेमंत सोरेन के जैसे गायब हो गए थे। फिर कानूनी मशवरा के बाद वो फिर 48 से 24 घंटे बाद वो प्रकट हुए और उसके बाद अब अपने आप को अदालत के सामने पेश किया था। 1970 का वो दौर याद कीजिए जब आदिवासी नेता के तौर पर सुर्खियों में आए थे। शिबू सोरेन ने 1970 और 75 में आदिवासियों को राज्य से बाहर खदेड़ने को लेकर मुहिम शुरू किया था, लेकिन आपराधिक मुकदमा चला जिस वजह से कई सारे उन पर केस भी दर्ज हुए। खास विवाद भी रहे। 30 साल पहले एक जो मामला था उसमें 69 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 10 लोगों की हत्या हुई थी। शिबू सोरेन पहला लोकसभा चुनाव साल 1970 में लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1980 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिर सिलसिला आगे बढ़ा। 1989, 1991, 1996 तक बरकरार रहा ये सिलसिला और 2002 में शिबू सोरेन राज्यसभा भेज गए, लेकिन दुमका से उसी साल उपचुनाव जीतकर लोकसभा भी पहुंच गए। साल 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर शिबू सोरेन मनमोहन सरकार में मंत्री बने। 2006 में निचली अदालत में सजा मिलने की वजह से मंत्री का पद गंवाना पड़ा। 2008 में उन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और ये दौर था जब ये सवाल उठने लगा कि यूपीए के सरकार में जो ये दाग थे वो शिबू सोरेन के कारण ही कोयला घोटाला के रूप में लग गया था और इसे छुपाने के लिए, इसे दबाने के लिए, इसे मिटाने के लिए कई बार यूपीए के में कोशिश भी किया गया। और अब ठीक उनके पिता के जैसा हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है अंत में कि क्या इस पूछताछ से लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, इस पर भी असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।